है। गुड मॉर्निंग। पेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और कल अपन बात कर रहे थे भाषा की और भाषा के विविध अंगों की, और भाषा के विविध अंग उनमें अपन ने अध्ययन किया था भाषा की विविध अंग या फिर रूप। तो भाषा के विविध रूप के अंदर अपन ने सबसे पहले अध्ययन किया था, वो किया था मूल भाषा। मूल भाषा के बाद में अपन ने अध्ययन किया था विभाषा, और विभाषा के बाद में अपन ने अध्ययन किया था बोली। मूल भाषा, विभाषा और बोली। तो बोली का अपन ने अध्ययन किया था। एक बार पुनः मैं बताता हूं आपको बोली के बारे में कि बोली के अंदर सीमित क्षेत्र, बोली में सीमित क्षेत्र यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बोली, और इसमें देश शब्द होते। ये पहचान होती है इसमें कि शब्द कौन से रहेंगे, देश शब्द रहेंगे, और घरेलू या फिर आम बोलचाल की भाषा या सामान्य घरेलू भाषा का बाहुल्य होता है बोली। क्या रहेगी इसमें? घरेलू भाषा का बाहुल्य। तब बोली होती है तो बोली का क्षेत्र सीमित रहेगा, और इसमें देश शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकांश बोलचाल की भाषा या घरेलू भाषा के इसमें क्या होता है? बाहुल्य होता है। ये होती है बोली की विशेषता, यानी उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। अब बोली के अंदर कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। विभाषा में पढ़ा था आपने कि विभाषा में साहित्यिक रचना होती है, और मूल भाषा होती है, उसके अंदर एक मूल भाषा रहेगी, और उस मूल भाषा या फिर उस भाषा परिवार की ही सदस्य भाषा मानी जाती है, वो रहेगी मूल भाषा। तो बोली के अंदर विशेष ध्यान रखना, क्षेत्र होता है सीमित क्षेत्र या स्थान विशेष में बोली जाती है सीमित क्षेत्र। शब्द रहेंगे देश शब्द, भाषा रहेगी जिसके अंदर सामान्य बोलचाल या फिर घरेलू भाषा इसमें क्या होता है? उपयोग या फिर प्रयोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। तो यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया। अब देखो इससे आगे रहेगा अगला रहेगा इसमें रूप, वो रहेगा उपबोली। क्या रहेगा इसमें? उपबोली। अब ध्यान से देखना इसमें, ये अंतिम रूप आ रहा है भाषा का, ये भाषा का अंतिम रूप रहेगा उपबोली। अब उपबोली में होता क्या है? विभाषा और बोली, विभाषा और बोली दोनों की होती है सृष्टि। दोनों की क्या रहेगी इसमें? सृष्टि रहेगी। किसमें? उपबोली के अंदर। तो उपबोली उसे कहा जाता है जिसमें दोनों की, एक तो रहेगी विभाषा और एक रहेगी बोली, दोनों की सृष्टि होती है, उसको क्या कहा जाता है? उपबोली कहा जाता है। जब देखो इसकी परिभाषा, जब विभाषा, अब देखो वापस शब्द आ रहा है विभाषा। अपन ने कल पढ़ा था दूसरा रूप जिसमें आ रहा था विभाषा। जब विभाषा बोली के शब्द शामिल हो जाते हैं, जब विभाषा में बोली के शब्द शामिल हो जाते हैं, तो उसे
उपबोली कहते हैं। यह होती है इसकी परिभाषा। यानी उपबोली होती है जब विभाषा में बोली के शब्द शामिल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपबोली कहते हैं, जिसमें विभाषा वे बोली की सृष्टि होती है। यह होती है इसकी परिभाषा। यहां पर देखा मैंने विभाषा और बोली दोनों क्या होती है? सृष्टि, यानी दोनों का मेल होता है तब वो क्या कहलाती है? उपबोली कहलाती है। और इसमें बोली और विभाषा दोनों की सृष्टि होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उपबोली कहा जाता है। तो ये थी आपके भाषा के विविध रूप। तो मूल भाषा, विभाषा, बोली, और बोली के बाद में रहेगा आपको अंतिम उपबोली। तो ये तो रहेंगे भाषा के विविध अंग। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि भाषा के अंग। भाषा के क्या रहेंगे इसमें? अंग। अगला टॉपिक देखो, तो इसमें विशेष ध्यान रखना। अभी यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो भाषा के जो विविध रूप है इनका विशेष ध्यान रखना आपको। हो सकता है कि अगले बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न पूछ ले, या फिर किसी की परिभाषा पूछ ले, या फिर परिभाषा पूछ कर क्षेत्र विशेष पूछ ले जाता है। जैसे देश शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? तो देश शब्दों का प्रयोग हमेशा किसमें रहेगा? बोली में रहेगा। सामान्य घरेलू भाषा का बाहुल्य ये भी किसमें रहेगा? बोली में रहेगा। तो अब आता है इसमें अगला बिंदु, अगला रहेगा भाषा के अंग। भाषा के अंग, यह बिंदु रहेगा आपका अगला बिंदु, और यह आपके अंतिम रूप भी माना जाता है। तो भाषा के अंग, तो भाषा के अंग के अंदर पहला अंग रहेगा, वो रहेगा ध्वनि। भाषा में क्या रहेगा? पहला अंग रहेगा ध्वनि। जब अपन बोलते हैं तब, अब इसमें भी विशेष ध्यान रखना, ध्वनि शब्द आ रहा है तो ध्वनि तो जब अपन बोलते हैं या फिर किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, शब्द या वाक्य का उच्चारण करते हैं, तब मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो ये ध्वनि निकलती है तो निश्चित है कि उच्चारित करने पर ध्वनि निकलती है, तो फिर भाषा कौन सी रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। तो इसकी परिभाषा देखो, मौखिक भाषा। अब देखो मौखिक शब्द आ रहा है, मौखिक शब्द क्यों आ रहा है? मौखिक शब्द इसीलिए आ रहा है कि यहाँ क्या आ रही है? ध्वनि। जब अपन किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी, अब इसमें भी ध्यान रखना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। यह है इसकी परिभाषा। तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और भाषा आपको पता है मौखिक आ रही, क्यों? ध्वनि आ रही है, तो ध्वनि अपन जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो उच्चारण करने पर भाषा कौन सी रहेगी? मौखिक भाषा रहेगी। तो मौखिक भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब सबसे छोटी ध्वनि, या फिर जब अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर मुख से जो आवाज निकलती है वो स्वतंत्र रूप रहेगा, वो स्वतंत्र रूप क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और अर्थात भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही उपयोग होता है। अब देखो इसमें आगे, अर्थात भाषा
के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का प्रयोग होता है। यह है इनका। यानी जब अपन मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा के अंदर केवल किन का प्रयोग होता है? ध्वनियों का प्रयोग होता है। तो ध्वनि का संबंध किससे रहेगा? मौखिक रूप से रहेगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। ध्वनि का संबंध मौखिक, तो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा के अंदर मुख्य रूप होता है वो केवल किन का होता है? ध्वनियों का ही होता है। और ध्वनियों का ही प्रयोग किसमें किया जाता है? मौखिक भाषा में केवल ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा का तो अंग के अंदर पहला अंग रहेगा, क्या रहेगा? वो रहेगी आपके ध्वनि। अब आता है इसमें दूसरा अंग। अब देखो आगे अपन पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण अंदर यहां से पूरे के पूरे जो अपन अंग लेंगे ना भी, वो पूरे के पूरे अंग व्याकरण का अंग माना जाएगा। तो इसमें पहला ध्वनि और व्याकरण का पहला रूप रहेगा, वो रहेगा वर्ण। तो इसमें क्या रहेगा? दूसरा वो रहेगा वर्ण। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर मौखिक भाषा की तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और वर्ण होता है वो भाषा की, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई का ही रूप क्या रहेगा? वर्ण कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा इसका परिचय बता देता हूं। वर्ण होते हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र इकाई होती है। क्या होती है? स्वतंत्र इकाई होती है। और वर्ण होते हैं इसमें स्वर, प्लस व्यंजन, दोनों का ही रूप रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर परिभाषा बताता हूं कि वर्ण होते हैं वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। और इसमें ध्वनि होती वो भी मौखिक भाषा की इकाई कहलाती है। वर्ण होते हैं वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ध्वनि का संबंध तो रहेगा मौखिक से, और लिखित का संबंध किससे रहेगा? वर्ण से रहेगा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो यहां पर ध्वनि का संबंध मौखिक से, वर्ण का संबंध लिखित से रहेगा। जैसे अपन कोई सा भी वर्ण लिखते हैं तो निश्चित होता लिपि के द्वारा उसको क्या किया जाता है? किसी चिन्ह के माध्यम से उसको लिख करके व्यक्त किया जाता है, जिसका विभक्ति रूप जिसमें क्या होता है? वर्ण के अंदर होता है जिसका कोई खंड या विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किया जा सकता। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे के एक वर्ण है, चे एक वर्ण है, टे एक वर्ण है,
पे एक वर्ण आदि, ये होते हैं वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखना, वो आगे पढ़ेंगे अपने व्याकरण कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितने वर्ण होते हैं। तो ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से, वर्ण का संबंध लिखित भाषा से रहेगा। तो ध्वनि होती है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती, और वर्ण होते हैं वो लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण होते हैं उनके और अधिक खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और इसमें संख्या आपको नहीं पूछी जाएगी, विषय ध्यान रखना इसमें। तो ये हो गए भाषा के अंग, पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण। अब देखो तीसरा, तो इसमें आपको इतने ध्यान रखना दोनों में कि ध्वनि होती है, ध्वनि का जो संबंध रहेगा वो तो रहेगा किस भाषा से, मौखिक से रहेगा। ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा, वर्ण लिखित भाषा। तो लिखित भाषा सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अब तीसरा देखो, इसमें तीसरा अंग रहेगा वो रहेगा इसमें शब्द। तीसरा क्या रहेगा, शब्द। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें ये सभी कड़ी से कड़ी जुड़े हुए रहेंगे। अपन वर्ण, वर्ण के बाद में पढ़ रहे शब्द, शब्द के बाद में पढ़ेंगे अपन पद, पद के बाद में पढ़ेंगे अपन वाक्य। तो ये सभी कड़ी से कड़ी जुड़े हुए रहेंगे। देखो एक बार मैं बताता हूं कैसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे वर्ण, वर्ण के बाद में रहेंगे शब्द, और शब्द के बाद में रहेंगे पद, और पद के बाद में रहेंगे वाक्य। ये होते हैं अंग। इसमें ध्वनि रहेगा पहला, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा अंग रहेगा वो रहेगा, यहां से देख लो, पद, और अंतिम रहेगा वो रहेगा वाक्य। तो वर्ण होता है तो इसमें वर्ण में रहेंगे स्वर, प्लस व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में के अंदर वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो इसमें देखो स्वर रहेंगे 11, व्यंजन रहेंगे 44, 44 प्लस 11, 44 और प्लस 11, सॉरी इतने देख लो, स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से वर्ण। अब देखो कर्म से कर्म जुड़े हैं, इसका संबंध किससे रहेगा, वर्णों के मेल, पद शब्दों के मेल, अब देखो इसमें और साथ क्या रहेगा, विभक्ति। अब इसी में वही रहेगा शब्दों के मेल। अब देखो कड़ी से कड़ी जुड़े रहेंगे, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन से किसका निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है। और वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, देखो वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है, पद। पर शब्दों के मेल के साथ में क्या रहेगा, विभक्ति रहेगी। वाक्य होता है, वाक्य भी शब्दों के मेल से बनता है, पद भी शब्दों के मेल से बनता है। परंतु पद और वाक्य में अंतर इतना ही है दोनों में कि पद होते हैं उसमें कारक विभक्ति शब्द के साथ में प्रयुक्त होती है, परंतु वाक्य में नहीं होती। यह अंतर है इसमें। तो कड़ी से कड़ी जुड़े हुए रहेंगे इसमें, यहां पर वर्ण, स्वर, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों में से किसका निर्माण होता है, वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द, और शब्दों के मेल से पद, और पद में साथ में क्या रहेगी, ये ध्यान रखना, विशेष विभक्ति साथ में रहेगी शब्द के साथ। अब वाक्य, वाक्य में रहेंगे शब्दों का मेल। तो ये सभी अब कर्म से जुड़े हुए रहेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़े हुए रहेंगे। जैसे परिवार होता है, परिवार में पीढ़ी क्रम होता है, वो आपस में पीढ़ी क्रम से जुड़े हुए होते हैं। वही रूप यहाँ पर आ रहा है, स्वर और व्यंजन, वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द, और शब्दों के मेल से पद, और पद में शब्दों के साथ में विभक्ति जुड़ती है।
और वही वापस रहेगा वाक्य में। वाक्य के अंदर भी किनका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। तो आगे यहां तक समझ में। अब देखो यहां पर तीसरा अंग आ रहा है, वो आ रहा है शब्द। तीसरा अंग रहेगा इसमें शब्द। अब देखो इसकी शब्द की परिभाषा। अब परिभाषा देखो यहीं से रहेगी, मैंने बताया कड़ी से कड़ी जुड़े हुए रहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। यानी वर्णों के सार्थक जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। तो देखो वर्ण जुड़े हुए रहेंगे, वर्णों से शब्द बनता है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, इसका विषय ही कभी कभार हम क्या करते हैं कि सीधे ही बोल देते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, पर इसमें एक शब्द आ रहा है सार्थक। क्या शब्द आ रहा है इसमें? सार्थक शब्द आ रहा है। सार्थक अर्थ होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा हो, तभी क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। अगर उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा हो तब वो क्या नहीं कहलाएगा? शब्द नहीं कहलाएगा। अब देखो इसमें उदाहरण, जैसे अब उधर से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द में सार्थक होता है, उसका अर्थ क्या रहेगा और शब्द का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि एक वर्ण में एक वर्ण है और ल एक वर्ण। अब देखो मेल किसका हो रहा है? यहां पर समूह वर्णों का हो रहा है। वर्ण शब्द आ रहा है तो के वर्ण, मे वर्ण और ले वर्ण। अब इनको मिलाने पर शब्द क्या बनेगा? कमल बनेगा। अब ये शब्द हुआ सार्थक शब्द। कैसे? कि एक पौधा या पुष्प का नाम है, पौधा और पुष्प का नाम है, तो क्या रहेगा? सार्थक शब्द रहेगा। तो वर्णों की सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द ले लो आप, इसी शब्द को ले लो वापस, फिर आपको पता चल जाएगा कि सार्थक शब्द का संबंध क्या रहेगा, ये इसका अर्थ क्या रहता है। यही वर्ण ले लो, चाहिए आप ले वर्ण ले लो, मे वर्ण ले लो और के वर्ण। वर्ण वो क्यों है? परंतु अपन ने यहां पर कर्म को परिवर्तन किया है, तो कर्म करने पर यहां पर यह शब्द बनेगा नमक, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये सार्थक नहीं है, तो क्या नहीं कहलाएगा? शब्द नहीं कहलाएगा। तो सार्थक समूह, तो यहां पर पहले में उदाहरण सार्थक समूह हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा। तो वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। तो जुड़े हुए रहेंगे ना, स्वर और व्यंजन से बनता वर्ण, वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब अगला देखो, हो गए तीन। अब चौथा अंग देखो, चौथा अंग रहेगा पद। ये जुड़े हुए रहेंगे। बताया शब्द तक अपन पहुंच गए। शब्द की परिभाषा हो गई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब पद में भी रहेंगे शब्दों का रूप। जब किसी शब्द में कुछ स्वतंत्र रूप से न लिखकर, अब देखो वही आ रहा है, जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से ने लिखकर, अब देखो वही आ रहा है, किसी पद में जब किसी
रूप से ने लिखकर, अब देखो वही शब्द आ रहा है इसमें, आ रहा है नहीं आ रहा? पहले आपने पढ़ा शब्द, तो शब्द में तो आ रहा था वर्ड, अब पढ़ रहे अपन पद, तो पद में क्या रहेगा? शब्द क्यों पद होता है, उसके अंदर जो मेल होता है वो किसके मेल से बनता है? शब्दों के मेल से बनता है। तो जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से ने लिखकर वाक्य में, स्वतंत्र रूप से ने लिखकर वाक्य में विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। अब देखो यार, पद होता है, पद का निर्माण सबके मेल से होता है, परंतु स्वतंत्र रूप से ने लिखकर किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है और पद कहलाता है। वाक्य में क्या कर दिया जाता है? विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, उसको उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, उसे पद कहते हैं। तो आगे समझ में इसमें पद, पद के अंदर शब्द होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से ने लिखकर वाक्य में विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। यानी कोई सा भी शब्द होता है, अब शब्दों के मेल से पद बनता है, परंतु पद के अंदर साथ में किसका प्रयुक्त किया जाता है? विभक्ति को प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, अब यहां को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम, रावण, बाण, सभी के सभी क्या है? शब्द एक नहीं, ये भी शब्द, ये भी शब्द और ये भी शब्द, क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। है पूरा ये पद, परंतु पद में किन का प्रयोग होता है? शब्दों का प्रयोग होता है। तो राम एक शब्द, रावण शब्द और बाण शब्द और मारा भी शब्द। अब राम के साथ में ने विभक्ति, रावण के साथ को विभक्ति, बाण के साथ से विभक्ति आ रही है। तो यहां पर राम के साथ ने विभक्ति, रावण के साथ को विभक्ति और बाण के साथ से विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी पद उसी में आ जाता है जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से ने लिखकर वाक्य में विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, उसे पद कहा जाता है। तो यह पूरा का पूरा क्या है? पद है, वाक्य का रूप है। परंतु शब्द के साथ में किसको प्रयुक्त किया जाता है? किसी कार्य विभक्ति को प्रयुक्त किया जाता है। तो कर्ता, अब देखो का विभक्ति, कर्ता कारक, कर्म, करण हुए ना, कर्ता कारक, को कर्म आ रहा है, करण बाण। तो ध्यान रखना यहां पर करण का संबंध रहेगा साधन से। करण का संबंध किससे रहेगा? साधन से रहेगा। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने वाला कौन है? राम, तो राम होगा कर्ता। किसको मार रहा है? कर्म क्या कर रहा है? रावण को मार रहा है। तो यहां पर क्या रहेगा? करण से कार्य विभक्ति आ रही को, यहां पर आ रही बाण से, तो बाण क्या रहेगा? करण का रूप होता है साधन। तो पद उसे कहा जाता है कि स्वतंत्र जो शब्द नहीं रहेंगे उसके साथ में किसी न किसी कार्य विभक्ति का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब इसमें अंतिम अंग रहेगा। अब देखो सभी जुड़े हुए रहेंगे, पहले ही बोला है मैंने, अंतिम रहेगा, वो रहेगा वाक्य। वो क्या रहेगा? वाक्य रहेगा। अब पद में भी किनका मेल हो रहा था?
शब्दों का मेल, साथ में विभक्ति और वाक्य के अंदर शब्दों का मेल रहेगा। वाक्य में शब्दों का मेल, परंतु वाक्य में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अंतर दोनों में इतना ही अंतर है कि पद निर्माण में शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्य के निर्माण में शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु पद में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ एक विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में के अंदर कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको विशेष। अब देखो वाक्य की परिभाषा। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है। अब देखो वही शब्द वापस आ रहा है जब अपन ने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और यहां पर आ रहा है वाक्य, तो वाक्य के अंदर समूह किसका रहेगा, शब्दों का सार्थक समूह रहेगा। और शब्द के अंदर किन का सार्थक समूह रहेगा, वर्णों का सार्थक समूह रहेगा। तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ, सार्थक समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। अब देखो एक बार बोलो, सार्थक अर्थ, मैंने पहले शब्द में भी बताया था कि सार्थक अर्थ होता है कि जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। तो वर्ण 2, 3, 4 कितने भी वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है जिनके का कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, तब तो वो कहलाता था शब्द। परंतु यहां पर शब्द है, शब्दों का समूह है यहां पर, तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिसका कोई पूर्ण क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहा जाता है। निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। यह होती है वाक्य की परिभाषा। तो पद और वाक्य में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों का निर्माण शब्दों के मेल से होता है। पद में विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं, जैसे राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है। अब देखो इसमें राम एक शब्द है, गाना एक शब्द है, रहा एक शब्द है, परंतु किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। शब्दों का मेल हो रहा है, शब्दों का मेल हो रहा है, परंतु विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वाक्य। अगर शब्दों का मेल है, शब्दों के साथ जो विभक्ति प्रयुक्त हुई हो, तब क्या रहेगा, पद कहलाता है। तो ये रहेंगे भाषा के। तो इसमें पहला अंक था वो था ध्वनि, तो ध्वनि का संबंध रहेगा वो रहेगा मौखिक भाषा से। फिर रहेगा दूसरा वर्ण, तो वर्ण होता है, वर्ण को चिन्हित किया जाता है या फिर उसको जब अपन लिखते हैं तो किस लिपि के माध्यम से उसको चिन्हित लिखा जाता है, तो उसका संबंध रहेगा वो किससे रहेगा, लिखित भाषा से रहेगा। फिर अपन ने पढ़ा था वर्ण, वर्ण का संबंध लिखित से, ध्वनि का संबंध मौखिक से। फिर बाद में अपन ने पढ़ा था शब्द, तो शब्द का निर्माण किससे होगा, शब्द का निर्माण होता है वो होता है वर्णों के सार्थक समूह से। फिर अपन ने पढ़ा था शब्द के बाद पद, तो पद के अंदर शब्दों के का मेल और स्वतंत्र रूप से शब्दों का प्रयोग न होकर के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या रहेगा, पद कहलाएगा। तो पद के अंदर शब्दों का मेल होता है, परंतु शब्दों के मेल के साथ में किसका प्रयोग होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर बाद में रहेगा वाक्य,
तो वाक्य होता है, वाक्य में शब्दों का मेल होता है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो ये रहेंगे भाषा के 5 अंग। तो अब इसके बाद में आपका ये भाषा का पूरा टॉपिक आज पूरा हो चुका है। ये रहेंगे, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था भाषा। एक बार वापस देख लो, भाषा और भाषा के शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा का रूप। तो भाषा का रूप में आपने पढ़ा था लिखित भाषा, लिखित भाषा के बाद में मौखिक भाषा, फिर बाद में लिखित भाषा, मौखिक भाषा का प्रमुख अंतर क्या है, यानी दोनों में भिन्नता या दोनों में अंतर पड़ा। और उसके बाद आपने पढ़ा था भाषा का विविध रूप, विविध रूप में पढ़ा था मूल भाषा, विभाषा, बोली और उपबोली। फिर बाद में रहेगा भाषा का अंग, अंग में रहेगा ध्वनि, ध्वनि के बाद में अपन ने पढ़ा था वर्ण, वर्ण के बाद में अपन ने पढ़ा था शब्द, शब्द के बाद में पढ़ा था पद, और पद के बाद में अंतिम 5 अंग रहेगा, वो रहेगा वाक्य। तो ये आज आपका टॉपिक, भाषा का टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके बाद में अगला आपका टॉपिक रहेगा भाषा के बाद में व्याकरण, जो अपन आगे वाले क्लास में